to your rebirth. My work will continue. सॉ 3 में हमने देखा कि जिक्सो अपने विक्टिम द्वारा ही मारा जाता था, जिसके उस विक्टिम को गहरी कीमत चुकानी पड़ती थी, अपनी बीवी को खोकर और साथ ही अपनी बेटी को, जो कि एक कमरे में बिना ऑक्सीजन के थी। तो इस 4th पार्ट की शुरुआत होती है जिक्सो के पोस्टमार्टम से। जिक्सो की बॉडी से उन्हें एक डिलीशियस वैक्स कोटेड टेप मिलती है, जो कि तीसरे पार्ट में जिक्सो ने मरने से पहले ही निगल ली थी। डिटेक्टिव मार्क हॉफमैन को टेप सुनने के लिए वहां पे बुलाया जाता है और टेप प्ले करने के बाद उसे अपना ही नाम उस टेप में सुनाई देता है। The game have just begun. हम फिर से एक जिक्सो के डेडली ट्रैप को देखते हैं, जिसमें 2 लोग चेन से बंधे हुए होते हैं। एक की आंखें सिली हुई होती है तो दूसरे का मुंह। स्पीक नो इवल देखता है कि सी नो इवल के गले में एक चाबी है जो उसे यहाँ से बाहर निकालेगी। तभी अचानक विंच मशीन भी ट्रिगर हो जाता है और दोनों की चेन्स खींचने लगती है। अंधा आदमी ट्रेवर घबरा जाता है और दूसरे बंदे को मारने लगता है, पर वो दूसरा बंदा उसे मारकर उससे चाबी ले लेता है और उस ट्रैप से बाहर निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स डैनियल रिक के कहने पर जिक्सो के ठिकाने की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें वहां पर डिटेक्टिव एलिसन की डेड बॉडी देखने मिलती है, जो कि 3rd पार्ट में जिक्सो के इस जानलेवा ट्रैप का शिकार बनी हुई थी। ऑफिसर रिग इसे देखकर परेशान हो जाता है। तभी वहां पे 2 नए स्पेशल एजेंट्स की एंट्री होती है, लिंडजी पेरेज और पीटर स्ट्रॉम, जो कि एलिसन के साथ सीक्रेटली काम कर रहे थे। और आखिरी बार उन्हें एलिसन से एक सीक्रेट मैसेज और एक चाबी मिली थी, जिसके बारे में हॉफमैन को कुछ समझ नहीं आता। हॉफमैन वहां पे क्लेम करता है कि ये ट्रैप अमांडा यंग द्वारा सेट किया गया था, पर पीटर स्टॉर्म उसे समझाता है कि अमांडा के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो ऐसे भारी इक्विपमेंट को सेट कर सके, और साथ ही जिक्सो कैंसर का पेशेंट है तो वो इतना बड़ा ट्रैप आसानी से तो सेट नहीं कर सकता, इसीलिए किसी दूसरे बंदे ने इस ट्रैप में उनका साथ दिया होगा। बाद में ऑफिसर रिक जिक्सो के इस केस की जांच पड़ताल करते हैं। तभी डिटेक्टिव हॉफमैन भी वहां पे आते हैं और उसे समझाता है कि वो सभी को बचा नहीं सकता, क्योंकि अगर एलिसन का ये हाल है तो एरिक तो 6 महीने से गायब है, तो अब उसे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसे सब कुछ भूलकर अब आगे बढ़ना होगा। हॉफमैन फिर उसे समझाकर वापस घर भेज देता है। वहीं पीटर और लिंडसी जिक्सो की फाइल स्टडी करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब जिक्सो किसी 2 एजेंट्स को अपना शिकार बनाएगा, पर वो 2 एजेंट्स कौन है उन्हें पता नहीं चलता। उसी रात ऑफिसर रिक भी अपने घर में लाइट की वजह से जाग जाते हैं, और जब वो वहाँ पे चेक करने के लिए जाते हैं तो अचानक कोई उस पर प्लास्टिक कवर से पीछे से अटैक कर देता है। इसी दौरान ऑफिसर हॉफमैन भी अपने ऑफिस में कुछ पेपर वर्क कर रहे थे, और तभी कोई पिग मास्क वाला पर्सन उस पर पीछे से अटैक कर देता है। तो अब ये 2 ऑफिसर्स जिक्सो की नई परीक्षा का शिकार बन चुके हैं। बाद में जब ऑफिसर रिक अपनी आंख खोलता है तो अपने आप को अपने ही बाथरूम में पाता है। तभी डोर खोलने से टाइमर भी ट्रिगर हो जाता है, और वहाँ पे बेडरूम में जिक्सो की एक वीडियो टेप भी शुरू हो जाती है, जिसका डर उसे पहले से ही था। जिक्सो उस टेप में उसे बताता है कि वो सभी को नहीं बचा सकता, सभी इस गेम में अपने किए की वजह से है, तो खुद को बचाने के लिए उसे इन लोगों को उनकी हालत में ही छोड़ देना चाहिए। और साथ में जिक्सो ये भी दिखाता है कि एरिक मैथ्यूज अब भी जिंदा है, और उसके नीचे आइस ब्लॉक है जो 90 मिनट्स में मेल्ट हो जाएगा, और उसके साथ डिटेक्टिव हॉफमैन भी बंधे हुए थे। जिक्सो उसे वार्निंग देकर कहता है कि अब उनकी जिंदगी अब उसके हाथों में है। क्या वो सीखना चाहेगा कि वो अब भी दूसरों को बचाएगा, या फिर खुद को बचाकर उन्हें अपने किए का फल भुगतने देगा। जिक्सो की इस वार्निंग को नकारते हुए वो उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता है। पहले टेस्ट में उसे ब्रेंडा नाम की लड़की जिक्सो के मास्क के साथ एक जानलेवा चेयर से बंधी हुई मिलती है। जिक्सो उसे वार्न करता है कि ये उसकी जॉब नहीं है कि वो उस लेडी को भी बचाए। ये लड़की कई लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन लाइफ में धकेलने के लिए जिम्मेदार है, और इसीलिए अब ये इस गेम का हिस्सा है। पर रिक जिक्सो को नकारते हुए उसे भी बचाने के लिए आगे बढ़ता है, और तभी अचानक वो डेडलीस्ट हेडच मशीन भी स्टार्ट हो जाती है, और उस लेडी के हेयर उस गियर में खींचने लगते हैं। रिक किचन में नाइफ और सीजर्स ढूंढने की कोशिश करता है, पर सभी चीज वहां से निकाल दी गई थी। वो गन से शूट करके मशीन को बंद करने की कोशिश करता है, पर उससे कोई फायदा नहीं होता, और उस लेडी की आधी स्कैल्प स्किन उस मशीन से ही खींच जाती है। फिर रिक को पता चलता है कि उस मशीन के कोड्स गियर्स में ही लगे हुए हैं। वो लड़की का दी एंड हो उससे पहले ही वो उसे बचा लेता है, और रिक को शुक्रिया करने की बजाय वो लड़की उस पर चाकू से वार करने लगती है, और आखिर में रिक को उसे मारना ही पड़ता है। पर ब्रेंडा की टेप को जब वो सुनता है तो उसे पता चलता है कि उसे मारने का टास्क जिक्सो ने ही खुद दिया था, कि अगर ब्रेंडा पुलिस ऑफिसर से बचना चाहती है तो उसे उस ऑफिसर को मारना होगा, वरना वो ऑफिसर उस फोटो के एविडेंस पर उसे जेल में डाल देगा। वहाँ पे बाकी ऑफिसर्स को रिपोर्ट मिलती है कि रिक के अपार्टमेंट में गोली चली है। फिर वापस ये सीन रिक की तरफ मुड़ जाता है। रिक वहाँ से बाहर निकलता है और उसे सामने एक बॉक्स दिखाई देता है जिसमें 2 चाबियां थी,
एक चाबी जान बचाएगी और एक चाबी जान लेगी। वो दोनों कीज को साथ में लेकर एरिक और हॉफमैन को बचाने के लिए वहाँ से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ एरिक और हॉफमैन ग्रीन लाइट में किसी वेयर हाउस में डेडली ट्रैप के साथ बंधे हुए थे और वहीं पे हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एमांडा से लड़ने के बाद एरिक को किसी अनजानी टनल से वहाँ की जेल में 6 महीनों तक उसे कैद रखा और अब डिटेक्टिव एरिक हॉफमैन के साथ जिक्सो के इस बर्फीले ट्रैप में स्केटिंग कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक अनजाना आदमी है जो उस ट्रैप को सीधा डोर से कनेक्ट करके मॉनिटर्स के पीछे बैठा हुआ है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स रिक के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। वहाँ पे उन्हें मरी हुई ब्रेंडा मिलती है। स्टॉर्म और लिंजी वहाँ की जांच करते हैं क्योंकि उन्हें कैरी की तरफ से आखिरी वर्ड्स मिले थे कि 2 डिटेक्टिव्स की जान खतरे में है। वहीं पे लिंजी को दीवार पे हॉफमैन और एरिक मैथ्यूज की पिक्चर दिखाई देती है और वहाँ पे वो लाश और ये सभी फोटोज देखकर उन दोनों एजेंट्स का शक रिक पर जाता है कि रिक ही है जो जिक्सो के इस ट्रैप में उसकी मदद कर रहा है। तभी एरिक की फोटो से उन्हें ये भी पता चलता है कि एरिक अब भी जिंदा है, पर उन्हें ये पता नहीं चलता कि जिक्सो ने आखिरकार इन 6 लोगों को ही अपनी गेम का शिकार क्यों बनाया। तभी स्टॉर्म की नजर भी जिक्सो के एक हिडन क्लू पर पड़ती है। दीवार पे उसे जिक्सो की वाइफ की फोटोज मिलती है जो दीवार पे हर जगह पर लगी हुई थी, जिससे उसका शक जिक्सो की वाइफ पे जाता है और फाइनली वो समझ जाता है कि आखिर जिक्सो अपने क्लूज के द्वारा क्या कहना चाहता है। इसलिए वो पूछताछ के लिए जिक्सो की वाइफ जिल के पास जाता है। दूसरी तरफ रिक एक मोटल तक पहुंचता है और उस रूम में जाता है जिसकी चाबी उसके पास थी। वहाँ बेडरूम पे उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक पिग मास्क था और टेप में जिक्सो की तरफ से एक टास्क जो उसे कंप्लीट करना था, जिसमें उसे उस मोटल के ओनर को जिक्सो के इस डेडली ट्रैप में फंसाना था। वो उस ओनर के डॉग की मदद से उसे ऊपर बुलाता है और उस पर गन ताक कर उसे उस कमरे में ले जाता है। वहाँ पे डोर पे लिखा होता है फील व्हाट आई फील। वहाँ पे रेड लाइट में उस आदमी के सभी क्राइम्स की फोटोज लगी हुई थी। वो एक सीरियल रेपिस्ट था और इसीलिए जिक्सो ने उसके लिए ये खतरनाक टूल्स का बंदोबस्त किया। रिक को वहाँ पे जिक्सो की एक और टेप मिलती है। टेप चलाने के बाद उसे पता चलता है कि अगर उसे एरिक मैथ्यूज तक पहुँचना है तो उसे इवान को मजबूरी से इस ट्रैप में फंसाना होगा। वहाँ पे रिक को इवान के क्राइम का एक वीडियो एविडेंस भी मिलता है, तो अब इवान को अपने किए के लिए बलिदान देना होगा। और जबकि अब रिक को पता है कि इवान गिल्टी है तो उसे इवान को इस डेडली मशीन में पनिशमेंट देनी होगी। वो उस पर गुस्से से गन ताक देता है और उसे टॉर्चर ट्रैप में जाने के लिए कहता है और वहाँ से बाहर आने के लिए इवान को अपनी 2 आंखों का बलिदान देना होगा और अगर समय से पहले वो अपनी आंखों का बलिदान नहीं दे पाया तो उसकी बॉडी के 4 टुकड़े हो जाएंगे। वो अपनी एक आंख का बलिदान तो दे देता है, पर जब तक कि दूसरी आंख के लिए हिम्मत जुटाए उससे पहले ही समय खत्म हो जाता है और उसके शरीर के 4 टुकड़े हो जाते हैं। रूम के बाहर रिक को जिक्सो की लेटेस्ट नोट मिलती है जहाँ लिखा होता है एक टीचर बनो और वहाँ जाओ जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि पास्ट में रिक के पास एक छोटी लड़की का केस आया था जो अपने पिता द्वारा फिजिकली अब्यूज्ड हो रही थी और अपने डैडी के डर से वो ये सब बताने से डर रही थी। उसकी पत्नी भी डर के मारे उसी का साथ दे रही थी और अपने लॉयर की वजह से वो इस केस से बच जाता है और इसीलिए रिक गुस्से में आकर उससे पंच कर देता है, जिससे वो वकील रिक पर केस कर देता है, पर हॉफमैन की वजह से वो बच जाता है और वो वकील दोनों को धमकी देकर जाता है कि एक दिन वो इसका बदला जरूर लेकर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर स्टॉर्म जिक्सो की वाइफ जिल से क्वेश्चंस करता है जो कि बाद में जिक्सो की एक्स वाइफ निकलती है। उसकी फोटोज उन्हें रिक के अपार्टमेंट में मिली थी और उसकी ड्रग क्लिनिक का मोटो चेरिश योर लाइफ का क्लू भी उन्हें कैरी के मर्डर सीन से मिला था। और पूछताछ के वक्त जिल अपने किसी भी इन्वॉल्वमेंट को डिनाई करती है। कुछ फ्लैशबैक से हमें जिल और जिक्सो के रिलेशंस के बारे में भी पता चलता है और क्लिनिक के फ्लैशबैक में हमें ड्रग लीडर सीजल एडम दिखता है जो एग्रेसिवली सॉ 2 के गस से फाइट कर बैठता है, जो कि सॉ 2 में मैग्नम आईहोल का शिकार था। और तभी सीजल चाकू से उस फाइट को खत्म करने ही वाला था, तभी जिक्सो आकर उसे ये सब करने से रोक लेता है। एक और फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जॉन ने अपनी वाइफ को अपनी वर्कशॉप के बारे में भी बताया था। जब स्टॉर्म उसे पॉइंट पर आने के लिए कहता है तो झील कहती है कि जॉन के लिए चाइनीज जोडिएक बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इतने कि उसने अपने बेटे का जन्म भी उसी दिन पर तय किया था जिसका नाम उसने गिडियन तय किया था। और उसके बारे में हमें आगे एक और फ्लैशबैक से पता चलता है। फ्लैशबैक में हमें झील अपने हेल्थ क्लिनिक को लॉक करते हुए दिखाई देती है और जॉन वहाँ पे उसके लिए इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पे जॉन को एक ड्रग एडिक्ट लड़की मिलती है जिसे हमने सॉ 2 में देखा था। तभी जाते समय सीजल अपना जैकेट लेने के लिए वहाँ पे वापस आता है, पर जब वो उसे जैकेट देने के लिए जाती है तो सीजल उसे चाकू से डराकर वो दरवाजे को खोलने के लिए कहता है, पर भागते समय एक्सीडेंटली जिल को बुरी तरह से चोट लग जाती है जिससे उसे अपना बेटा खोना पड़ता है। जॉन सीजल को वहाँ क्लिनिक से भागते हुए देख लेता है और जल्दी से क्लिनिक के अंदर जाता है। वो जिल को हॉस्पिटल में ले जाता है और उसे बैड न्यूज मिलती है कि उसका बेटा अब नहीं रहेगा जिसका नाम वो गिडियन रखने वाला था। साथ ही उसे एक और बुरी खबर मिलती है कि वो कैंसर के एंड स्टेज में है। सब कुछ खोने के बाद वो कार से अपने आप को मारने की कोशिश करता है, पर वो उस कार एक्सीडेंट में भी सर्वाइव कर लेता है और समझ जाता है कि ह्यूमन का शरीर कई चोट को झेल सकता है और वो अपने इस मोटिव के साथ उन लोगों को मौत का सामना करवाना चाहता है जो अपनी लाइफ की अहमियत को नहीं समझते। और यहीं से जॉन क्रेमर जिक्सो बना।
उसका पहला शिकार था सीजल एडम। उसने सीजल को अपने टॉर्चर ट्रैप से बाहर निकलने के लिए पूरा चांस दिया, पर वो उस ट्रैप को सर्वाइव नहीं कर पाया और मारा गया। स्टॉर्म और लिंजी वहाँ पे जेल से पूछताछ करने के बाद इवान के मर्डर सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ पे पहुंचते हैं और वहाँ के फोटोज और क्लूज से स्टॉर्म को लगता है कि अब जिक्सो रिक को भी अपने इस गेम का साथी बनाने वाला है। वहाँ उन्हें आर्ट ब्लैंक नाम के एक लॉयर के बारे में भी पता चलता है जो पिछले 6 दिनों से इस रूम को रेंट कर रहा था। हम वापस वहीं पे आइस ब्लॉक के वेयरहाउस में पहुंचते हैं जहाँ पे एरिक मैथ्यूज अपने इस सिचुएशन को देखकर अपने आप को मारने की कोशिश करता है कि तभी वो दूसरा बंदा आता है और उसे बचा लेता है और उसे समझाता है कि अगर उसका वेट वहाँ से दूर हुआ तो वो हॉफमैन को भी साथ में बिजली के झटके से मार देगा। तभी वहाँ पे इस आदमी का चेहरा भी रिवील होता है जो हमें पहले शुरुआत के ट्रैप में दिखाई दिया था, जिसका नाम आर्ट ब्लैंक है, एक लॉयर जिसने उस मोटल का कमरा रेंट किया और रैक्स को बचाया, जो कि रिक के पंच के वक्त साइड में ही खड़ा था और रिक को जेल में डलवाने वाला था, पर हॉफमैन के कहने से रिक बच गया। ब्लैंक दोनों को कहता है कि अगर वो वहाँ पे शांति से बंधे रहे तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर तीसरे बंदे यानी कि रिक ने अपनी इस टेस्ट को पास कर लिया तो वो तीनों जिक्सो के इस डेडली ट्रैप से आजाद हो जाएंगे। डैनियल फिर उसी स्कूल में पहुंचता है जहां उसने पहले रैक्स की बेटी को बचाने की कोशिश की थी, और वहीं पे क्लासरूम में उसे रैक्स और मॉर्गन दिखते हैं जो कि एक शाफ्ट से एक दूसरे से बंधे हुए थे। मॉर्गन होश में आती है और कहती है कि उसने ये परीक्षा पास कर ली है और वो जीत गई है, और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। दोनों इसी तरह से होश में आते हैं और टेप से हमें पता चलता है कि दोनों के शरीर में इस तरह से स्टील बार्स घुसाए हुए हैं कि जिसके निकालने पर मॉर्गन तो जिंदा रहेगी पर रैक्स की मौत हो जाएगी। मॉर्गन धीरे धीरे उसके शरीर में लगे हुए बार्स को निकाल देती है, पर वो आखिरी बार को निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वही ऑफिसर रिक को अपनी वाइफ की फोटो मिलती है जिसमें लिखा होता है गो होम। जाते वक्त मॉर्गन को वो वहीं पे छोड़ देता है और वहाँ के फायर अलार्म को बजा देता है जिससे कि ऑफिसर्स उसे बचा सके, और बाद में वो वहाँ से अपनी अगली टेस्ट के लिए निकल जाता है। ऑफिसर स्टॉर्म और लिंजी क्लूज को क्रैक करते हुए उसी क्राइम सीन पर पहुंचते हैं, और तभी कोई फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर एक्सीडेंटली जिक्सो के एक डिवाइस को स्टार्ट कर देता है जिससे उसमें लगा हुआ स्पाइक ट्रिगर हो जाता है और सीधा उस फोटोग्राफर के सर को चीर देता है। वहीं पे लिंजी को पता चलता है कि इस बिल्डिंग का ओनर आर्ट ब्लैंक है, और जिक्सो ने जिन विक्टिम्स को अपना शिकार बनाया है वो सभी आर्ट ब्लैंक के क्लाइंट्स रह चुके हैं जिनके क्राइम्स को आर्ट ब्लैंक छुपाता रहा। आगे उन्हें ये भी पता चलता है कि जिल तक का लॉयर भी आर्ट ब्लैंक था, और इस बिल्डिंग के को ओनर में जिल का नाम था। आगे जांच पड़ताल करने के लिए वो इस बिल्डिंग के नजदीकी कमरे में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें जिक्सो का टॉय बिली दिखाई देता है, और उसके गले में लगी हुई टेप लिंजी के बारे में थी। तभी बिली धीमे से बोलता है और लिंजी उसे सुनने के लिए उसके पास जाती है। अचानक बिली का मुंह ब्लास्ट हो जाता है और लिंजी के चेहरे में बिली के शार्प ब्लेड्स घुस जाते हैं जिससे वो घायल हो जाती है। अपने इस पार्टनर की हालत को देखकर स्टॉर्म गुस्से में आता है और जिल को इन सभी चीजों के बारे में क्वेश्चंस करने लगता है और उसे पूछता है कि आखिर आर्ट ब्लैंक और जिक्सो के बीच में क्या चल रहा है। तभी हमें एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि आर्ट ब्लैंक अपने सभी बिजनेस की डील्स जॉन क्रेमर के साथ किया करता था, पर उसके अनबॉर्न बेबी के मरने के बाद जिक्सो उसकी डील्स में इंटरेस्टेड नहीं रहा। फिर थोड़े वक्त बाद उसे कैंसर हुआ और फिर उसने अपने आप को मारने की कोशिश की, पर उसमें भी वो जिंदा रहा। पर जब जिल उसे देखने जाती है तब सीजल भी मिसिंग था और उसे सीजल की तस्वीर जॉन के वर्कशॉप में सभी जगह दिखाई देती है। फिर हमें फ्लैशबैक में सीजल के साथ क्या हुआ वो सभी दिखाई देता है। जॉन ने ईयर ऑफ द पिग परेड में उसका पीछा किया और बाद में उसे किडनैप कर लिया, जो जिक्सो का सबसे पहला शिकार था। सीजल की आंख खुलते ही उसे जिक्सो का पहला मैसेज मिलता है कि अगर वो इस जानलेवा ट्रैप से बाहर निकलना चाहता है तो उसे अपने चेहरे को इन चाकू से प्रेस करना होगा, वरना समय खत्म होते ही इन चाकू से उसकी मौत हो जाएगी। सीजल वहाँ पे टेबल टूटने से गिर जाता है और जिक्सो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर जिक्सो साइड में चला जाता है और सीजल उस वायर बॉक्स में गिरकर मारा जाता है। तभी एक और फ्लैशबैक से हमें एक कांच का बॉक्स दिखाई देता है जिसका बंदोबस्त सॉफ्ट फाइट के लिए किया गया है। वहीं स्टॉर्म को पता चलता है कि जॉन की पहली बिल्डिंग का नाम उसके अनबॉर्न बेबी के नाम पर रखा गया था, और वो जल्दी से जिल को इस बिल्डिंग के एड्रेस के बारे में पूछता है। तभी रिक भी वहाँ पे क्लूज की मदद से उस बिल्डिंग तक पहुँचता है जहाँ उसे एक नोट मिलती है जिसमें लिखा होता है पेशेंस रखो, समय तुम्हारे साथ होगा। रिक उस नोट को समझ नहीं पाता और आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे एरिक मैथ्यूज आइस ब्लॉक पे गन के साथ खड़ा हुआ था और उसे वहाँ पे सीलिंग पे 2 आइस ब्लॉक्स दिखाई देते हैं जो कि वहाँ के डोर के साथ चेन से बंधे हुए थे, और अगर रिक वहाँ से नहीं आया तो शायद वो लोग बच जाएंगे। दूसरी तरफ पीटर स्टॉर्म भी उस बिल्डिंग तक पहुंचता है और अपने बैकअप को बुलाकर उस बिल्डिंग में चला जाता है। वहाँ उसे एक की चेन मिलती है जिसमें जेफ और उसके फैमिली की फोटो थी। वही जेफ जो सॉ 3 के एंड में यहीं पे फंस चुका था। दूसरी तरफ ये रिवील होता है कि आर्ट ब्लैंक भी जिक्सो का शिकार बना हुआ है, जिसके गले पे एक स्पाइन कटर की मशीन लगी हुई है, और समय खत्म होने के बाद रिलीज बटन दबाने के बाद ही वो सभी यहाँ से बाहर निकल सकेंगे। पर समय खत्म हो उससे पहले ही रिग फाइनल टेस्ट के दरवाजे पर पहुंच जाता है और अंदर जाने के लिए रेडी होता है।
एरिक उसे रोकने के लिए फायर करता है, पर रिग उस दरवाजे को किसी भी तरह से तोड़कर रूम में चला आता है। वो आर्ट ब्लैंक को उसकी तरफ आते देख उसे छाती में गोली मार देता है। वहीं पे वो आइस ब्लॉक्स भी रिलीज हो जाते हैं और एरिक मैथ्यूज के सर के चीथड़े उठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टॉर्म उसी बंद कमरे की तरफ जा पहुंचता है जहां पे साउथ रिक एंड में जेफ फेल होकर वहीं पे खड़ा हुआ था। स्टॉर्म उस चाबी के जरिए उस डोर को खोलता है जो पहले उन्हें कैरी के पास से मिली थी। वहां पे उसे जेफ मिलता है जो एग्रेसिवली उसकी डॉटर के बारे में उससे पूछता है और स्टॉर्म के गनशॉट द्वारा मारा जाता है। स्टॉर्म को वहां पे लिन मिलती है जो उस डिवाइस से मर गई थी। दूसरी तरफ एमांडा यंग जो फ्लोर पे गनशॉट की वजह से मारी गई थी और जिक्सॉ जिसकी कटर से गला काटने से मौत हो गई थी। पर मूवी तो यहाँ पे जिक्सो के ऑटोप्सी से ओपन हुई थी, तो फिर जिक्सो यहाँ पे वापस कैसे, उसके बारे में भी हम आगे समझेंगे। पहले रिग और आर्ट ब्लैंक का मामला निपटा लेते हैं, जो कि एक गन शॉट लगने के बाद भी जिंदा था। पर जब आर्ट ब्लैंक अपने बैग से कुछ निकालने के लिए जाता है तो रिग उसके सर पे गोली मार के उसे मार देता है। आर्ट ब्लैंक उस बैग से एक टेप निकाल रहा था और टेप गिरने के बाद वो टेप प्ले हो जाती है। जिक्सो रिग को बताता है कि तुम्हें वार्न किया गया था कि तुम सबको नहीं बचा सकते, उन्हें अपने आप को ही बचाना होगा, पर लोगों को बचाने का जुनून तुम्हें ये नहीं करने देगा। जिसकी वजह से एरिक मैथ्यूज की भी मौत हो गई, जो कि बच सकता था अगर उसने अपनी सीख को सीखी होती। वो अपनी इस फाइनल टेस्ट में फेल हो जाता है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जिक्सो का साथी असल में डिटेक्टिव हॉफमैन था, जिसने जिक्सो के इन सभी ट्रैप्स को सेट करने के लिए उसकी मदद की थी। और ऑफिसर रिक को किडनैप करने वाला भी हॉफमैन ही था। और जाते समय वो जिक्सो का क्लासिक डायलॉग गेम ओवर कहकर उस रूम से बाहर निकल जाता है और जाने से पहले वो उस डोर को बंद कर देता है जहाँ पे स्टॉर्म था। और मूवी खत्म होती है जिक्सो के पोस्टमार्टम के सीन से, जहाँ से ये मूवी शुरू हुई थी। जिक्सो के शब्द हॉफमैन को कहते हैं कि उसे भी अपनी परीक्षा देनी होगी। जिक्सो मरने के बाद भी वो इस टेस्ट से भाग नहीं सकता। द गेम हैव जस्ट बिगन। तो पूरी मूवी के दौरान टोटल 10 लोग की मृत्यु हुई, जिसमें से एरिक मैथ्यूज वाला सीन डेंजरस था। तो आज की ये एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि आप इस एक्सप्लेनेशन को आसानी से समझ पाए होंगे। और अगर आपको सॉ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।